नमस्कार साथियों, मैं सुभाष डागर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो में साथियों हमने ट्रांसफार्मर के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बात किए थे। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अभी जाके उस वीडियो को भी देखिए, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक कोर के बारे में। हम आज बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आज मैग्नेटिक कोर के बारे में। मैग्नेटिक कोर, सेकेंड टॉपिक होगा हमारा वाइंडिंग के बारे में, थर्ड टॉपिक होगा हमारा टेप चेंजर के बारे में, और फोर्थ टॉपिक होगा हमारा ट्रांसफार्मर के ऑयल के बारे में। चलिए हम इसमें एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये जो हमारा ये पोर्शन होता है ये होता है टेप चेंजर, ये होता है टेप चेंजर। टेप चेंजर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑन लोड टेप चेंजर, एक होता है ऑफ लोड टेप चेंजर। इसकी चर्चा हम आगे चल के करने वाले हैं। ये वाला पोर्शन होता है, एक मिनट हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो अंदर जा रहा है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक कोर। ये होता है मैग्नेटिक कोर जो आगे आपको अच्छे से दिखने वाला है। जो ये हमारी ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं एलवी वाइंडिंग और इसको बोला जाता है एचवी वाइंडिंग। हम आगे चल के बात करने वाले ये एलवी वाइंडिंग की सबसे पहले एलवी वाइंडिंग ही हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली चीज़ ये होता है इंसुलेशन यूज किया जाता है। और बाकी जो ये मेन टैंक है यहाँ पे, ये सब जगह ये होता है ये ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ये एक ट्रांसफार्मर के बारे में मोटा मोटी। अब चलिए हम वन बाय वन करके इन सभी चारों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग के बारे में। मैग्नेटिक कोर होती क्या है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये हमारा मैग्नेटिक कोर है, ये सबके अंदर है। यहाँ पे मैग्नेटिक कोर के जस्ट ऊपर जैसे कि हमें ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं एलवी इंसुलेशन। इसके जस्ट ऊपर फिर होती है एलवी वाइंडिंग, इसके जस्ट ऊपर होती है एलवी वाइंडिंग। फिर उसके बाद ये वाला है वो है एचवी इंसुलेशन। फिर उसके ऊपर होता है एचवी वाइंडिंग। अब साथियों आपको ये होगा कि भाई पहले हम एलवी वाइंडिंग क्यों करते हैं, बाद में एचवी वाइंडिंग क्यों करते हैं। चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं। होता क्या है ना कि ये जो हमारा मैग्नेटिक कोर होता है, इसके ऊपर पहले इंसुलेशन लगाया जाता है, अदरवाइज़ हमारी जो वाइंडिंग है वो डायरेक्ट मैग्नेटिक कोर के कांटेक्ट में आएगी तो बॉडी अर्थ हो जाएगी। बॉडी अर्थ होगी तो पहले इंसुलेशन लगाया जाता है। पहले हम इंसुलेशन अगर पहले मैं एचवी वाइंडिंग लगा देता हूँ तो पहले मेरे को एचवी वाइंडिंग इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर एचवी वाइंडिंग आएगी, फिर एचवी वाइंडिंग के ऊपर फिर से एचवी वाइंडिंग इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एलवी इंसुलेशन। वहीं अगर यहाँ दोबारा से देखना गौर करके, अगर वहीं मैं यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाता हूँ तो पहले एलवी इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर हाई
हाई वोल्टेज इंसुलेशन लगूंगा उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाएगी। यहाँ पे 2 बार हाई वोल्टेज इंसुलेशन लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे 1 बार हाई वोल्टेज 1 बार लो वोल्टेज इंसुलेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि कॉस्ट इफेक्ट होगा, तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग कॉइल लगाते हैं, बाद में हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक कोर है, ये हमारा इसको बोलते हैं होल्डिंग फ्रेम, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक कोर रहता है उसको होल्ड करके रखता है, ताकि इसके अंदर जब मैग्नेटाइजेशन होगा तो इसके बोल्ट वगैरह लूज नहीं हो, ये टाइटन रहता है। चलिए हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक कोर के बारे में। मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक कोर ये फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए यूज किया जाता है, और ये CRGO का बना हुआ रहता है। CRGO बोले तो हम बोल सकते हैं कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड, ये कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड का बना हुआ रहता है। और जो मेन पर्पज होता है इसका, मेन पर्पज होता है इसका प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग कॉइल एंड फ्लक्स पाथ विथ मिनिमम फ्लक्स लीकेज। और ये कोर लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड कोर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये ईडी करंट लॉस को कम करता है, वहीं पे यहाँ सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हिस्टेरिस लॉस को कम किया जाता है। अभी अपने को ये ध्यान रखना है, एडी करंट लॉस को कम करता है, ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करता है। बाकी इनके बारे में डिटेल हम लॉसेज में जानने वाले, अभी हमने इतना ध्यान रखना है। मैग्नेटिक कोर के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर सके। पहले हम LV इंसुलेशन लगाएंगे, लो वोल्टेज इंसुलेशन लगाएंगे, फिर LV वाइंडिंग लगेगी। LV वाइंडिंग लगने के बाद हाई वोल्टेज इंसुलेशन लगेगा, हाई वोल्टेज इंसुलेशन के बाद HV वाइंडिंग लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइंडिंग्स के बारे में। कोयल 2 प्रकार की होती है हमारी, एक होती है हाई वोल्टेज कोयल, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज कोयल, और ये होती है LV कोयल। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान के एज्यूम करके, इसीलिए मैं इसको प्राइमरी वाइंडिंग और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहा हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो सप्लाई साइड कनेक्ट की जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी साइड जो लोड साइड कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सप्लाई कनेक्ट की जाएगी HV साइड, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग, और लोड कनेक्ट किया जाएगा LV साइड। तो HV साइड में हम 33 kV भी बोल सकते हैं इसको, तो 11 kV भी बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा जो स्टेप डाउन होगा 440 वोल्ट, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। मैं स्पेशली ये स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मान के चल रहा हूँ, जिसका लो वोल्टेज साइड स्टार कनेक्टेड होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि LV साइड में स्टार कनेक्टेड क्यों होता है। दूसरा सेकंड चीज़, अगर इधर स्टार कनेक्टेड होता है तो ये डेल्टा होता है या स्टार होता है। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जब वाइंडिंग्स के बारे में फुल्ली चर्चा करने वाले होंगे, उस टाइम पे मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। बाकी इनका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 by 1 पूरा डिटेल वीडियो बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बात किया था प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड एट सप्लाई साइड, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं N2 से, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम सब जानते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में LV साइड या सेकेंडरी साइड टर्न्स कम होते हैं। टर्न्स साइज ऑफ टर्न्स लेस देन द सेकेंडरी साइड, क्योंकि यहाँ पे HV साइड में हमारा करंट लेस होता है, कम होता है, करंट लेस होता है, और यहाँ पे करंट हाई होता है।
तो यहाँ पे करंट लेस होता है तो साइज कम और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे यहाँ पे। अगर वही बात मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ ये लोड साइड में कनेक्टेड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन सेकेंडरी साइड लेस देन होते हैं, और साइज ऑफ टर्न्स थिक होती है क्योंकि यहाँ पे करंट हाई होता है। अगर हम थिन टर्न्स यूज़ करेंगे या पतले टर्न्स यूज़ करेंगे तो बर्न हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो टर्न्स है वो ग्रेटर देन सेकेंडरी साइड टर्न्स लार्ज होते हैं। चलिए, अगर आप जानते हो करंट कैसे निकालते हैं, अगर मेरे को एलवी साइड की करंट पता है तो एचवी साइड की करंट कैसे निकाली जाएगी, अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, अदरवाइज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं बात करूँ सेकेंडरी वाइंडिंग की। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने बोला था लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग में हमने ये भी बात की थी कि इसमें करंट जो वैल्यू होती है, करंट की वैल्यू हाई होती है। करंट की वैल्यू हाई होगा तो इसकी कॉइल के ऊपर हीटिंग होगा। उस हीटिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होगा, अब इसीलिए इनके ट्रांस के बीच में स्पेस, प्रत्येक ट्रांस के बीच में स्पेस दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल अंदर जाए और कॉइल को कूलिंग प्रोवाइड करवाए। वहीं से मैं बात करूँ अगर प्राइमरी कॉइल की सेकेंडरी की हो चुकी। प्राइमरी कॉइल क्या होता है, एचवी साइड। एचवी साइड में हमने बात की थी करंट लेस होती है, तो यहाँ पे हीटिंग का कोई सेंस नहीं है। हीटिंग का सेंस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिवाइड कर दूंगा एक स्टेप्स के अंदर, और इसमें एक गैप दे दूंगा। ये गैप किस लिए दिया जाता है, ताकि ऑयल का सर्कुलेशन एलवी वाइंडिंग तक हो सके, और एलवी वाइंडिंग के अंदर हम प्रत्येक टर्न्स के बीच में गैप देते हैं तो यहाँ कूलिंग हो सके, प्रत्येक टर्न्स के बीच में ऑयल जा सके और उसकी हीटिंग को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इस पर देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। और हमने अभी बात की थी ये जो एसटी कनेक्शन है, ये क्या होता है, डेल्टा होता है। और एलवी साइड जो कनेक्शन होगा वो होगा स्टार साइड। ठीक है, स्टार क्यों करते हैं ये तो आप हमें कमेंट में बताने वाले हो। अब बात करता हूँ मैं टैप चेंजर की। जैसा कि हमने बात किए थे अभी टैप चेंजर क्या होता है, टैप चेंजर वोल्टेज को एक तरह से बोल सकते हैं अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। 3-4 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो टैप चेंजर के बारे में हमें याद रखना जरूरी है। पहली चीज़ ये एचवी साइड में लगा होता है। एचवी साइड में क्यों लगा हुआ है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एचवी साइड में क्यों लगाया जाता है। एचवी साइड में इसलिए लगाया जाता है कि हमने जैसे अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बात किए थे, एचवी साइड में हमारा करंट लेस होता है। अगर करंट लेस होगा और अगर मेरा जैसे ये ट्रांस है, अगर मेरा ये है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा या यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे स्पार्किंग लेस होगी। इसीलिए एचवी साइड में किया जाता है। ऑफ लोड का मतलब लोड को ऑफ करके टैप चेंज किया जाता है, और ऑन का मतलब ऑन कंडीशन, लोड की ऑन कंडीशन में टैप चेंज होता है। यहाँ पे एक मोटराइज सिस्टम होता है, और जो कि एक हमारे रिले के साथ कनेक्टेड होता है। रिले वोल्टेज सेंस करेगी, जो अगर वोल्टेज कम जाता है तो रिले सेंस करके मोटर को ऑपरेट करवाएगी, मोटर ऑपरेट होगी और टर्न्स डिक्रीज होंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है हमारा तो रिले ये सेंस करेगी करंट, मोटर को कमांड देगी, मोटर इसको डिक्रीज करेगी, और ऐसे ऑटोमेटिकली ऑन लोड कंडीशन में टैप चेंज होता है। जैसे वहीं ऑफ लोड कंडीशन में हम लोड डिस्कनेक्ट करके मैनुअली इसको किया जाता है, मैनुअली इसका चेंज किया जाता है। टैप चेंजर के बारे में हम डिटेल वीडियो बात करने वाले हैं, आरटीसीसी के बारे में बात करने वाले हैं, ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है, इसमें मोटराइज सिस्टम कैसे होता है, कितने स्टेप्स में वोल्टेज चेंज होता है, ये इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।
अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की बात, ट्रांसफार्मर ऑयल की। ट्रांसफार्मर ऑयल आजकल वैसे ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी आने लग गए, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर भी आने लग गए, लेकिन ट्रांसफार्मर में हीटिंग को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करते हैं। वैसे अगर एवरेज देखें हम तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर 70 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर ऑयल में, इसी वजह से इससे ऊपर क्रॉस कर रहा होगा। अब मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, तो आप सब बोलते हो ट्रांसफार्मर में हम मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है। ये अच्छी बात है, मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन आज से हमें ये भी पता रखना है कि मिनरल ऑयल कौन सा यूज़ किया जाता है। मिनरल ऑयल दो प्रकार के होता है, एक होता है पैराफिन बेस्ड ऑयल, एक होता है नैप्था बेस्ड ऑयल। पैराफिन बेस्ड ऑयल के कुछ डिसएडवांटेज है, और उन डिसएडवांटेज के होने के बावजूद भी आज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑयल है पैराफिन बेस्ड ऑयल। कौन सा? पैराफिन बेस्ड ऑयल। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, पैराफिन बेस्ड ऑयल पैराफिन बेस्ड ऑयल ट्रांसफार्मर में डिजोल्व नहीं होता है। मतलब जो ऑयल होता है उसमें डिजोल्व नहीं होने का मतलब उसके अंदर घुलता नहीं है, और वह नीचे बॉटम में आके बैठ जाता है। बॉटम में आके बैठ जाएगा तो क्या करेगा, बॉटम में आके बैठ जाएगा तो क्या करेगा, ये ऑयल के सर्कुलेशन को रोकता है। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी लो टेम्परेचर होता है, जिस प्लेस पे भी, जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर के केस में क्या होगा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है वो जमने लग जाएगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। मेनली ये दो डिसएडवांटेज हुई है, बट इसके साथ अच्छी बात क्या है कि इसकी जो इंडिया में अवेलेबिलिटी है वो वेरी हाई है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और जो एक ये जो डिसएडवांटेज है जमने वाला, वो हमारी इंडिया में इतना सूटेबल नहीं है, या इसलिए क्योंकि इंडिया में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में, इसलिए हमें इसको यूज़ करने में भी कोई नुकसान नहीं रहता है। वैसे अधिकतर हम पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं। नेप्था बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सभी स्पेशल केसेज में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। सिंथेटिक ऑयल आजकल यूज़ नहीं किया जाता है। तो आज से अगर इंटरव्यू में हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है, पैराफिन बेस्ड मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे BDV के बारे में। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे PPM के बारे में। थर्ड चीज़ हम बात करेंगे डिजॉल्व गैस एनालिसिस के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे प्योर पॉइंट के बारे में, और पांचवा हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट के बारे में। ये जो मेन प्रॉपर्टीज है ट्रांसफार्मर ऑयल की, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आज जिन पॉइंट का ओवरव्यू देखे थे उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट